स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि इकाई एक जो योग शिक्षा द्वितीय वर्ष का भाग है वो कुल 7 अंकों का पूछा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं द्वितीय वर्ष का डीएलएड के द्वितीय वर्ष योग शिक्षा जो विषय है उसका इकाई एक। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम योग शिक्षा की इकाई एक की बात करेंगे। साथ ही साथ प्रथम वर्ष के योग शिक्षा के सारे वीडियोस ला चुके हैं, आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये द्वितीय वर्ष योग शिक्षा का इकाई एक है, जहां हम इसके अंक विभाजन की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। जी हाँ, आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पहले जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस बार जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित हम यहां पर समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं डायरेक्ट बढ़ता हूं अंक विभाजन पर। तो इसका अंक विभाजन है इकाई एक 7 अंकों की आती है। जी हाँ, ये जो इकाई एक है कुल 7 अंकों की आती है और इस इकाई में 1 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं। इकाई इसमें 2 मार्क्स के 1 प्रश्न आएंगे और 3 मार्क्स का भी 1 प्रश्न है। 3 मार्क्स का 1 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का 1 2 मार्क्स, यानी 5 अंक और 1 मार्क्स के 2 यानी कि 7 अंक। तो कुल 7 अंकों की इकाई हो गई। और बात करते हैं कि इस इकाई में प्रश्न कैसे आते हैं। तो इस इकाई का नाम ही है योगाभ्यास के सिद्धांत। तो भाई जब योग अभ्यास करना होता है तो उसके सिद्धांत यानी कि योग अभ्यास करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, ये सब कुछ आपको क्या करना है इसमें पढ़ने मिलेगा। तो ये जो इकाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से भी, परीक्षा की दृष्टि से तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जब आप और मैं योग करेंगे, हम कभी योग करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ और मन हष्ट-पुष्ट रहेगा, तो उसके लिए हमें भी इन सावधानियों को बरतना पड़ेगा। तो हम वो भी सीख जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो आगे शुरू से करने से पहले कि मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और भी विषय सारे लेकर आऊं, परीक्षा से पहले सब अपलोड कर दूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेंगे आपको। प्लेलिस्ट आप चेक करोगे तो आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर इन सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम दाम में सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही छोटा विषय भी है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। वैसे तो ये परीक्षा योग शिक्षा 25 अंकों की होती है, 25 अंक में से ही इतने अंक लेने होंगे। तो ये 4 इकाई वाला विषय है। अब इसकी इकाई पहले एक ही हम डायरेक्टली प्रश्न पढ़ते हैं, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नंबर 1, योगाचार्य ने योगासनों की संख्या बताई है 84, 84। जी हाँ, योगाचार्यों ने योग आसनों की संख्या कितनी बताई है? 84, यानी कुल मिलकर कितने योगासन होते हैं? 84 योगासन होते हैं, 84 योगासन होते हैं। दूसरा, योगासन करते समय क्या होता है? तो योगासन करते समय हमारे हृदय और सांस की गति सामान्य रहती है। अब ये देखिए, अगर आप जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा नहीं करते, जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो भारी वजन उठाना होता है, कसरत करनी होती है, यानी शरीर थकता है, शरीर में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, शारीरिक ऊर्जा का, उसमें हृदय गति बढ़ जाती है। लेकिन इसमें योग में ऐसा नहीं, योग में तो हम शांत रहते हैं, एकदम शांत एकाग्रचित्त मन हमारा रहता है। तो योग में क्या होता है, श्वास एवं हृदय गति सामान्य रहती है। जी हाँ, श्वास एवं हृदय गति एकदम सामान्य रहती है किसमें? योग में। जबकि व्यायाम में ऐसा नहीं होता। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के हमें योग और व्यायाम में अंतर वाला सवाल भी पढ़ना है, इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान रखें आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग के अंगों की संख्या है 8। जी हाँ, योग के अंगों की संख्या कितनी है? 8। योग के अंगों की संख्या है 8। प्रश्न क्रमांक 4, योगासनों का अर्थ क्या है? भाई योगासनों का अर्थ है साधना। योगासनों का अर्थ क्या है? साधना। योगासनों, योग के अंगों की संख्या है 8, योगासन का अर्थ है साधना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं हैं? 6। यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं हैं? कुल 6। योग के प्रकार कितने हैं? 4। कितने प्रकार योग के? 4। उसके बाद नख सिख व्यायाम किसे कहते हैं? सूर्य नमस्कार को। नख सिख यानी नाखून, सिख मतलब शिखा, चोटी, सर, तो सर से लेकर पैर तक जिसमें शामिल हो जाए इस व्यायाम में पूरे अंग, उसको बोलते हैं नख सिख व्यायाम यानी कि सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार किसका नाम है भाई? नख सिख व्यायाम का नाम है। पद्म शब्द का अर्थ क्या है? कमल का फूल। ये जो पद्म शब्द होता है उसका अर्थ क्या है? कमल का फूल। पद्म शब्द का अर्थ है कमल का फूल। पद्मासन, कमल के आसन की तरह। जी हाँ, कमल के आसन की तरह व्यायाम जो होता है उसे पद्मासन कहते हैं और इस पद्म शब्द का अर्थ है कमल का फूल। तो ये हो गए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या 84 बताई है। योगासन करते समय श्वास एवं हृदय गति सामान्य रहती है। योग के अंगों की संख्या 8 है। योगासन का अर्थ है साधना। योगिक शक्ति में कितनी क्रियाएं हैं? कुल 6 क्रियाएं हैं। योग के प्रकार हैं कुल 4 और नख सिख व्यायाम किसे कहते हैं? सूर्य नमस्कार को। पद्म शब्द का अर्थ है कमल का फूल। तो ये हो गए हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बढ़ते हैं 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्नों की ओर। जी हाँ, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। यहां से गारंटी है कि वस्तुनिष्ठ आएगा ही आएगा आपको। अब बात करते हैं यहां पर हम कुछ बड़े क्वेश्चंस की, 2 अंकों के 3 अंकों के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है,
योग व व्यायाम में अंतर बताइए। जी हाँ, मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स कि योग और व्यायाम के बीच अंतर, तो सबसे पहला अंतर यही कि योग जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए होता है, जबकि व्यायाम सिर्फ शारीरिक रूप से। कई व्यक्ति नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, मन डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन फिर भी जिम करते हैं। जिम से केवल शारीरिक बल मिलता है, शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, लेकिन मन नहीं। जबकि योग से मन और शरीर दोनों हष्ट-पुष्ट होते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है ये। ठीक, दूसरा, योग में हृदय और सांस की गति सामान्य होती है। अभी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, लेकिन व्यायाम में ऐसा नहीं होता। व्यायाम में तो भार उठाना पड़ता है, भारोत्तोलन जिम करने पड़ते हैं, डंबल्स उठाते हैं, उसमें तो शरीर में बहुत मेहनत होती है, तो सांस फूलने लगती है। ठीक है, हृदय गति बढ़ जाती है। ठीक, ये अंतर लिख सकते हैं। तीसरा, योग जो है वो मन को एकाग्रचित्त करने के लिए होता है, शरीर को स्वस्थ करने के लिए होता है। जबकि जिम जो होता है, व्यायाम जो होता है, वो केवल शारीरिक सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए नहीं, शरीर को हष्ट-पुष्ट एकदम करने के लिए होता है। क्या ये जिम का व्यायाम, व्यायाम जिसे हम कहते हैं वो। ठीक, योग जो है कोई भी कर सकता है, लेकिन जिम जो है वो सभी के लिए नहीं होता है। एक पर्टिकुलर, एक निश्चित आयु सीमा के बाद ही जो जिम है या व्यायाम है करने को कहा जाता है। ध्यान रखिए। तो ये हो गया व्यायाम और योग में अंतर। अब और भी कई सारे अंतर ढूंढ सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितने नंबर का आएगा उसके हिसाब से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? कि जब हम योग करते हैं, जब हम योगा करते हैं, तो उस वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला तो एक, भाई आप जहां पर योगासन करने बैठ रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं, ओरली सुन लीजिए, लिख पाएंगे, बहुत आसान है। जब आप योगासन करने बैठेंगे तो ऐसी जगह पर बैठिए जो योगासन करने के लिए कम से कम 40 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, 40 वर्ग फीट, हवा का आना जाना अच्छे से हो। दूसरा बात कि आप जहां योग करेंगे वो जमीन समतल होनी चाहिए, बहुत ही कठोर या बहुत ही नरम गद्दे पे भी नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरी बात कि योगासन करते समय हमें शांत और एकाग्रचित रहना है, वातावरण भी शांत चाहिए। चौथी बात कि योगासन करते के समय हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने, हमें ढीले कपड़े पहनने होते, सूती वस्त्र पहनने होते, कॉटन के कपड़े। ठीक है, उससे योग करने में आसानी होती है। तो कई सारी और सुविधाएं हैं, और योग करते समय हमें योगासन के नियमों के बारे में पता होना चाहिए, ये भी एक सावधानी बरतनी है। नियमों का सही पालन करना चाहिए, ये भी सावधानी बरतनी है। तो ये सारी जो है योगासनों की सावधानी है जो हमें योग करते वक्त बरतनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योगासनों के लाभ बताइए। भाई योगासन से क्या क्या लाभ होता है उसके लाभ बताइए। योगासन से क्या क्या लाभ है उसके लाभ बताइए। भाई योगासन करने से शरीर और मन दोनों हष्ट-पुष्ट होते हैं। योगासन करने से मन एकाग्रचित होता है। योगासन करने से शरीर को शारीरिक बल मिलता है, रोगों से निवारण होता है, आत्मशुद्धि होती है। तो कई प्रकार की चीजें आप लिख सकते हैं। आत्मविश्वास मिलता है, कार्य में कुशलता आती है, बहुत चीजें लिख सकते हैं आप। जी हाँ, तो ये जो इस उत्तर को इसमें आप लिख लीजिए, जो जो फायदे हैं योगासन करने से, योगासन से सब लिख दीजिए इसमें। ठीक है, रोगों का निवारण होगा, ये जरूर लिखिएगा। ठीक, उसके बाद योगासन के प्रकार बताइए। भाई योग के कई प्रकार हैं, मतलब कई प्रकार के जो योगासन करते हैं उनको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसके कई प्रकार हैं। तो योगासनों के जो प्रकार हैं, योगासनों को वर्गीकृत किया गया है 3 भाग में। एक वर्गीकरण 1, वर्गीकरण 2, वर्गीकरण 3। वर्गीकरण 1 में 2 प्रकार हैं, ध्यानात्मक और सांस्कृतिक। सांस्कृतिक के और 2 भाग हैं, शारीरिक और विश्रामासन। जी हाँ, अगर हम बात करें ध्यानात्मक सांस्कृतिक आसनों की, तो यहाँ ध्यानात्मक आसन एक अलग होता है और सांस्कृतिक आसन अलग होता है। इस सांस्कृतिक आसन के ही 2 और भाग हैं, शारीरिक आसन और विश्रामासन। विश्राम वाली स्थिति में, और शारीरिक में हम शारीरिक मेहनत करने वाला। दूसरा वर्गीकरण है किस अवस्था में बैठकर हम कर रहे हैं आसन, योगासन, मतलब बैठकर, खड़े होकर, पीठ के बल, लेट के बल, इस प्रकार से। ठीक है, तो योगासन का वर्गीकरण किया गया दूसरे वर्ग में, बैठकर आसन, पेट के बल आसन, पीठ के बल आसन, हाथ के बल आसन, घुटने के बल, पैरों के बल, सर के बल, पीठ के बल, पेट के बल, है ना, ऐसे कई प्रकार, एड़ियों के बल, ऐसा हम कई सारे बोल सकते हैं। तो इतने सारे प्रकार के बेसिस पर, आधार पर योगासन किए जाते हैं, व्यायाम नहीं, योगासन बोलेंगे, व्यायाम नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, किसकी तरह हम आसन कर रहे हैं। पशुवत आसन, जानवरों के, इसमें सिंह आसन जैसे करते हैं, सिंह के समान। वस्तुवत, वस्तु के समान। प्रकृति, अंग मुद्रावत, योगी नाम। तो ये भी जो है किसी की तरह अगर बनकर योगा करना है तो उसके भी यहाँ पर प्रकार दिए हुए थे। ये हो गया वर्गीकरण 3, वर्गीकरण 2, वर्गीकरण 1। तो स्टूडेंट्स ये हो गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन, इसमें से आए गए इसकी बात की गारंटी है। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अगले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उन सबको चेक करते रहिए, उसमें सारे प्रकार के आपको विषय मिल जाएंगे। और आप नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को रोककर लिख लीजिए चाहे तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सूर्य नमस्कार के प्रभाव बतलाइए कि सूर्य नमस्कार करने से क्या क्या प्रभाव होते हैं।
तो सूर्य नमस्कार के बारे में आप जानते हैं, इसे नखशिख व्यायाम कहते हैं। यानी कि नाखून, पैर के नाखून से लेके सर की शिखा तक का इसमें व्यायाम हो जाता है। इसमें पूरा एक चक्र कर लोगे तो पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य नमस्कार के प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव होता है शरीर पर मानसिक रूप से, इनके प्रभाव की बात करते हैं। तो शारीरिक प्रभाव तो है ही, इसके शारीरिक प्रभाव भी है, साथ ही साथ कुछ मानसिक या आध्यात्मिक प्रभाव भी कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शारीरिक प्रभाव, मानसिक या फिर आध्यात्मिक प्रभाव। तो शारीरिक प्रभाव में क्या है कि ये नखशिख व्यायाम है, यानी नाखून से, पैर के नाखून से लेकर सर तक, पैर से लेकर पर तक पूरा शरीर का, संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। इसमें प्रत्येक अंगों का समावेश हो जाता है। तो इस पूरा व्यायाम बहुत अच्छा है। दूसरा, रक्त, त्वचा, कब्ज, जितने भी प्रकार के विकार होंगे, रक्त विकार हो, श्वसन विकार हो, कोई भी प्रकार का विकार, आपको रोग हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वो इससे ठीक हो जाती है और इससे लाभ मिलता है। ठीक नहीं होगी तो लाभ तो अवश्य ही मिलेगा धीरे धीरे। ठीक, संपूर्ण शरीर का व्यायाम, इसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। भाई आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो हाथ से लेकर पैरों तक का सब कुछ का इस्तेमाल है इसमें, तो हमारे पूरे शरीर का क्या हो जाता है, इसमें व्यायाम हो जाता है, हमको ध्यान रखना है। तो हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार का ये क्या हो गया, शारीरिक प्रभाव हो गया। अब बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार के मानसिक प्रभाव की। तो सूर्य नमस्कार के मानसिक प्रभाव की बात करें, हो सकता है अब तो 2 नंबर के लिए पूछ दे, सूर्य नमस्कार का शारीरिक प्रभाव बतलाओ। यस, प्रश्न ऐसा ही पूछ सकता है, सूर्य नमस्कार का मानसिक प्रभाव बतलाओ। कैसे लिखेंगे आप, कुछ इस प्रकार से। सूर्य नमस्कार का मानसिक प्रभाव की बात करते हैं, तो सूर्य नमस्कार का मानसिक प्रभाव है आत्मविश्वास का जागरण, शरीर में आत्मविश्वास आता है अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो। षष्ठ चक्रों का क्रियाशील, यानी हमारे जो 6 चक्र होते हैं, 6 केंद्र बिंदु होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, क्रियाशील कर देते हैं, तो हमारे शरीर का बहुत अच्छा विकास होता है। सूर्य इससे मानसिक प्रभाव की षष्ठ चक्रों की क्रियाशील बनी रहती है। उसके बाद शरीर में तेजी व स्फूर्ति आती है। जी हाँ, हमारा मन एकदम स्फूर्ति वाला भरा रहता है, आलस नहीं होता मन में, एकदम तरोताजा रहते हैं। तो ये इसके मानसिक प्रभाव है। तो ये हो गए सूर्य नमस्कार के शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव। तो ये मैंने बता दिया आपको दोनों कि शारीरिक और मानसिक प्रभाव कैसे हैं। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण हुआ है, वो है योगाभ्यास करते समय किन किन गलतियों से बचना चाहिए, या योगाभ्यास करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या गलत नहीं करना चाहिए, वो पूछा गया यहाँ पर। तो योगाभ्यास करते समय किन किन गलतियों से बचना है। सबसे पहला कि सीधे जमीन पर ना लेटे। जब भी योगाभ्यास करते हैं तो सीधे जमीन पर ना लेट के करें, कोई चटाई, कोई मैट, कुछ ऐसा बिछा ले जिसके ऊपर हम योग कर सके, जो बहुत कठोर भी ना हो और बहुत ही नरम भी ना हो, गद्देदार। तो हमें क्या करना है, सीधे जमीन पर योग नहीं करना है, योग पर कुछ बिछा देना है, उसके पश्चात ही योग करना है। दूसरा, सांसों पर ध्यान रखिए। योग में, योगासन में सांसों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें सांस लेना, सांस छोड़ना, इन सब पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ये कोई व्यायाम नहीं है जिसमें कसरत में खूब वजन उठाया जाए और फटाफट सांस लिए जाए, नहीं। इनमें सांसों पर बहुत संयम रखना होता है, सांसों पर ध्यान देना होता है। तीसरा, सुबह एवं शाम में ही करें। योगा का जो समय दिया गया है, योगाचार्यों ने जो योगाभ्यास का समय बतलाया है, वो या तो सुबह है या फिर शाम है, दोपहर या रात में नहीं करना चाहिए योगाभ्यास, सुबह और शाम। चौथा, क्षमता अनुसार ही करें। योग जो है हमें अपने क्षमता के अनुसार ही करना है, अपने क्षमता से बढ़कर योग नहीं करना है। तो जिस प्रकार की हमारी क्षमता है उस प्रकार से, जिस प्रकार की हमारी आयु है उस प्रकार से धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाना है योग करके। अचानक से बहुत कठिन आसन नहीं कर लेने हैं, ठीक। उसके पश्चात खान पान पर ध्यान रखना है। हमारा जो खान पान है उस पर ध्यान रखना है। योग का लाभ तब तक नजर नहीं आएगा जब तक हम अपने खाने पीने की आदतों को कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हम उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, वसा तेल युक्त खूब खाना खा रहे हैं और सोचते हैं कि योग से लाभ हो जाएगा, तो नहीं। हमें अपने खान पान की आदतों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उन पर ध्यान रखना होगा। अगला कि परिणाम के लिए संयम बरते। योगाभ्यास से तुरंत लाभ नहीं दिखाई देता, कम से कम 6 महीने, साल भर अगर आप निश्चित योग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे असर दिखाई देंगे। तुरंत के तुरंत जिम जैसा, व्यायाम जैसा नहीं है कि आपने 15 दिन व्यायाम कर दिया तो आपके शरीर में गठिलता आ गई, नहीं। ये व्यायाम जैसा नहीं है, योग है। योग अंदर भीतर से भी और बाहर से भी, दोनों में शांति प्रदान करता है। तो योग का जो परिणाम है वो 6 महीनों पश्चात दिखाई देता है। तो परिणाम के लिए संयम बरते और आराम से योगा करते रहें। तो ये हो गया किन किन गलतियों से बचना है, ये हमने बता दिया। और भी कुछ गलतियां होंगी तो आप ऐड करके लिख सकते हो उसमें, ठीक। अगला प्रश्न, आसन किसे कहते हैं। आसन किसे कहते हैं, तो आसन वह स्थिति है जिसमें आप शारीरिक और मानसिक रूप से शांत, स्थिर और सुखपूर्वक रह सके। जिस स्थिति में हमें शांति मिले, जिस स्थिति में हम आसानी से रह सके, हमें कोई कष्ट ना हो, उस स्थिति को हम आसन कहते हैं, ठीक है। वही हमारा आसन है। और स्थिरम सुखम आसनम, ऐसा योग किताबों में बताया भी गया है कि स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में हमें सुख की प्राप्ति हो वही हमारा क्या है, आसन है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्थिरम सुखम आसनम। उसके पश्चात इस पाठ में, इस इकाई में
आपको कई प्रकार के आसन के बारे में पढ़ लेना है, जैसे कि ताड़ासन के बारे में पढ़ना है, त्रिकोणासन के बारे में पढ़ना है, वज्रासन के बारे में पढ़ना है, पद्मासन के बारे में पढ़ना है, चक्रासन के बारे में पढ़ना है, कई प्रकार के उष्ट्रासन के बारे में पढ़ना है। तो इन आसनों के बारे में पढ़ लीजिए, कोई भी आसन पूछ सकता है। अब यहाँ पर मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं ढेर सारे आसन यहाँ पर बता सकूं, तो आपको क्या करना है, कुछ आसनों पर ध्यान देना है, उन्हें आप पढ़ के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इकाई 1 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर रखें, आगे कोई भी वीडियो मिस ना करें, हर प्रकार की वीडियो मिले तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दूसरे विषय के वीडियो पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में हर विषय की आपको वीडियो मिल जाएगी। और आप नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिससे आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास।